हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योरकन फड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री जो 11th क्लास की हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें 6 लेसन हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज जो हमारा 7वां जो लेसन है जो कि पोस्ट मॉडर्न एम्पायर है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। वजह यह है कि ये कन्वर्जेंस जोन है बिटवीन द ग्रेट मॉडर्न एम्पायर और गुप्त काल के बीच का ये संक्रमण काल है। तो इसमें आपको कुछ लक्षण जो हैं मौर्य एम्पायर के दिखेंगे, जो शासन करने की जो प्रवृत्ति होगी, जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट्स होंगे वो आपको इसमें देखने के मिलेंगे। और जो अपकमिंग जो गुप्त काल होगा, जो आने वाला गुप्त काल होगा, उसके प्रारंभिक लक्षण आपको जो है पोस्ट मॉडर्न इंडियन में देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलिए इसमें देख लेते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कि हम लोग को एक्चुअल में देखना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आएगा कि द शुंग रूल इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जो पुष्यमित्र शुंग ने जब घनानंद की जो कि आखिरी शासक था मौर्य वंश का, उसकी हत्या करके जो एक नए वंश की स्थापना की थी शुंग वंश की, उसके शासन के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या महत्व है भारतीय इतिहास में, खास करके प्राचीन इतिहास में, उसको हम पढ़ेंगे। फिर सातवाहन रूल, ठीक है, सातवाहन वंश या सातवाहन रूल और उसका जो योगदान है भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को, उसके बारे में पढ़ेंगे। द शक और बैक्ट्रियन, ठीक है, ये खास करके बैक्ट्रियन का मतलब ये है कि ईरान और अफ्रीका का वो जोन जहाँ पर जो है नई नई जो प्रकृतियां जो उभर रही थी, तो उसमें जो है हम बैक्ट्रियन लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे और शक के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर कनिष्क के अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कनिष्क इन पांचों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है शासक भी है और उसकी रूलिंग जो है उसको हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर गंधार आर्ट एंड इट्स सैलिएंट फीचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गंधार और मथुरा जो आर्ट के जो दो सबसे बड़े स्कूल्स रहे हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव में, तो उसको जो है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट कि आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, जैसे डेथ की जब मृत्यु हो जाती है अशोका की, हिज सक्सेसर वे आर नॉट एबल टू कीप द वास्ट मॉडर्न एम्पायर इंटैक्ट। तो जैसे कि फाइनली मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि मेजर डिक्लाइन कॉजेज जो थे जिनके वजह से जो है मॉडर्न एम्पायर जो है तुरंत पतन हो गया था, एक बड़ा जो साम्राज्य था वो किस तरीके से अचानक गिर जाता है। तो उसके लिए जो है एक सबसे बड़ी वजह यह रही कि इसके उत्तराधिकारी जितने थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। द प्रोविंस स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस। देखिए इतना बड़ा साम्राज्य था, तो उसमें से जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करना शुरू कर दिया। वो अपने आप को जो है अपनी खुद की सॉवरेनिटी के तहत जो है वो अपने सिक्के ढालना और बाकी सारे जो काम थे उनको उन्होंने शुरू कर दिया था। The northwest India slipped out of the control of the Mauryas and a series of foreign invasion affected this region। देखिए जब मौर्य वंश चल रहा था उसी वक्त जो है मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया था पश्चिमी मौर्य साम्राज्य और पूर्वी मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। और इसी चीज का फायदा उठा के क्या हुआ, लगातार जो है कई विदेशी आक्रमण हुए, जिससे क्या हुआ, पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ। और कलिंगा डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस। तो उड़ीसा का जो महत्वपूर्ण राज था जिसे जो है अशोक ने ग्रेट वॉर करने के बाद जो है जीता था, कलिंगा, उसने जो है अपने आप को फ्री कर दिया। और जो दक्षिण में जो पूरा जो साम्राज्य था उसमें क्या हुआ, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट तो रूल ही किया और वहाँ पे एक बहुत ही मजबूत शासक वर्ग जो था जिसका नाम सातवाहन था, उन्होंने जो है अपनी वहाँ पे स्वतंत्रता घोषणा की और शासन की शुरुआत की। एज अ रिजल्ट द मौर्यन रूल वॉज कन्फाइंड टू द गंजेटिक वैली, इट वॉज सून रिप्लेस्ड बाई द शुंगा डायनेस्टी। और इसी तरीके से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो मौर्य साम्राज्य था पूरी तरीके से जो सिर्फ गंगा की जो घाटी है उसी में सिकुड़ के रह गया और बाद में जो है इसको जो है सुंगा जो है, जो सुंग वंश के लोग हैं, उन्होंने इसको कब्जा कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो अब हम लोग सुंग वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो सुंग वंश के बारे में सबसे पहली चीज तो हमें यही समझ लेना है कि इसका फाउंडर कौन है। तो इसका फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग, जिसने हत्या करके जो है, जो कि क्या था, कमांडर इन चीफ था, यानी कि सेनापति था मौर्य शासकों के टाइम में, ठीक है। आखिरी जो मौर्य शासक था उसके टाइम में कमांडर इन चीफ था। ही असैसिनेटेड द लास्ट मॉडर्न रूल एंड अजर्व द थ्रोन। और उसने क्या किया, जो आखिरी मौर्य शासक था उसकी हत्या कर दी और उसके बाद जो है जो सिंहासन था उस पर कब्जा कर लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू द सिंगर रूल वाज टू प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द बैक्ट्रियन ग्रीक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और यह सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है शुंग वंश के शासकों को या पुष्यमित्र शुंग को, वो ये था कि विदेशी खास करके जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, जो नॉर्थ वेस्ट से जो आने वाले थे, उनके इन्वेजन को, उनके आक्रमण को सबसे ज्यादा टैकल करना, रोकना ही सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम। द ग्रीक्स एडवांस्ड अप टू पाटलिपुत्र एंड ऑक्यूपाइड इट फॉर सम टाइम।
यहाँ तक कि ग्रीक्स लोग जो थे, जो यूनानी थे, उन्होंने पाटलिपुत्र तक जो है कब्जा कर लिया था। हाउएवर पुष्यमित्र सक्सीडेड इन रिगेनिंग द लॉस्ट। और लेकिन क्या है, पुष्यमित्र की सबसे बड़ी उपलब्धि में से ये थी कि जो ग्रीक लोगों ने जिन जिन भागों पर कब्जा किया था भारत के, खास करके पाटलिपुत्र तक का जो गंजेटिक एरिया है, गंगा का जो दोआब वाला एरिया है, उस पे जो है पुष्यमित्र शुंग ने वापस जो है कब्जा पाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। और उस टेरिटरी को कब्जा करने के बाद जो है उसने जो है नई रूलिंग शुरू की। ही ऑल्सो फॉट ए कैंपेन अगेंस्ट खारवेल ऑफ कलिंगा। ठीक है, तो कलिंगा के जो शासक थे खारवेल, जिन्होंने हाथी गुम्फा जो अभिलेख है जिसकी स्थापना की थी, उन्होंने जब नॉर्थ इंडिया को जो है इन्वेड करने की कोशिश की, तब जो है पुष्यमित्र शुंग ने उनके बराबर जो है एक अच्छी खासी जंग लड़ी। अब पुष्यमित्र वाज ए स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, और जो बहुत ही कट्टर जो है जो फॉलोअर था ब्राह्मणिज्म का, यानी कि ब्राह्मणवाद का, पुष्यमित्र शुंग जो है ये जो है फॉलोअर था। तो ही परफॉर्म 2 अश्वमेघ सैक्रिफाइस, और उसने जो है जो अश्वमेघ यज्ञ होते हैं, 2 सबसे बड़े अश्वमेघ यज्ञ को भी परफॉर्म किया। बुद्धिस्ट सोर्सेज रिफर हिम एज अ परसिक्यूटर ऑफ बौद्धिज्म, और जो जितने भी ये बौद्ध साहित्य लिटरेचर वगैरह मिलते हैं उसमें ये साक्ष्य भी मिलते हैं कि ये बहुत बड़ा परसिक्यूटर था। बौद्ध लोगों का सबसे ज्यादा खात्मा करने वाला जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। बट देयर इज इनफ एविडेंस टू शो द पुष्यमित्र पैट्रोनाइज बुद्धिज्म आर्ट। लेकिन कई कई साक्ष्य ये भी मिलते हैं कि जो बौद्धिस्ट कला थी, या जो बौद्ध धर्म की जो कला थी, उसको जो है पैट्रोनाइज भी करता है पुष्यमित्र शुंग। कई जगह जो है उसको प्रोपोगेट करता है, प्रचार करता है, और उसके लिए जो है फंड वगैरह, पैसे वगैरह भी डोनेट करता है। ड्यूरिंग हिज रीन द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट द भरूच एंड सांची वेयर रिनोवेटेड एंड फर्दर इम्प्रूव्ड। और 2 ये सबसे बड़े फैक्ट याद रखने की जरूरत है, जो भरूच और सांची के जो स्तूप थे, इनको रेनोवेट कराने का काम भी जो है इसने किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। इसने जो है इन्हें रेनोवेट करने का काम किया। आफ्टर डेथ ऑफ पुष्यमित्र शुंग हिज सन अग्निमित्र बिकेम द रूलर। और उसके बाद क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र, उसने जो है शासन संभाला। द शुंगल रूलर वाज देवभूति। जो आखिरी शासक था शुंग वंश का, उसका नाम क्या था? देवभूति था। और हु वाज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कन्व। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसकी हत्या कौन कर देता है? उसका एक मंत्री रहता है जिसका नाम है वासुदेव कन्व, द फाउंडर ऑफ द कन्व डायनेस्टी। और जो कि कन्व डायनेस्टी का कौन था? फाउंडर था, यानी खोजकर्ता था। उसी ने इसकी स्थापना भी की थी। द कन्व डायनेस्टी रूल्ड फॉर 45 ईयर्स। जो कन्व डायनेस्टी का जो पूरा पीरियड था वो कितने साल का था? 45 साल का था। आफ्टर द फॉल ऑफ द कंस द हिस्ट्री ऑफ मगध वाज ब्लैंक अंटिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुप्त डायनेस्टी। और फिर क्या हुआ कि जब कन्व डायनेस्टी जो है जब खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती, उसके बाद एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वहां पर कोई भी शासक नहीं होता, कोई भी मजबूत शासन करने वाला नहीं होता है। तो मगध जो है वो पूरी तरीके से एकदम खाली हो जाता है काफी लंबे टाइम के लिए, जब तक कि वहां पर गुप्त डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना नहीं हो जाती है। The rule of the Shung was important because they defended the Gangetic Valley from invasion। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन। तो इसमें क्या होगा? द रूल ऑफ द शुंग, जो शुंग वंश का जो इम्पोर्टेंस है, the rule of the Shungas was important because they defended the Gangetic Valley from the foreign invasion। तो जो ग्रेटेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है शुंग वंश का भारतीय प्राचीन इतिहास में, वो ये है कि जो गंगा की जो घाटी है उसमें विदेशी आक्रमणों को जो है लंबे टाइम तक रोकने का जो काम है वो किसने किया? शुंग वंश ने किया। इन द कल्चरल स्फीयर द शुंगास रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म एंड हॉर्स सैक्रिफाइस। और उसमें क्या हुआ कि शुंग ने जो है रिवाइव ब्राह्मणिज्म को जो है सैक्रिफाइस किया, और जो घोड़े की जो बलि होती है, हॉर्स सैक्रिफाइस जो बलिदान होता है, उसकी जो है उसको रिवाइव किया, उस सिस्टम को शुरू किया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि जो हिंदुइज्म का जो प्रारंभिक जो रूप है वो आपको जो है यहाँ पे एक तरीके का डेवलपमेंटल फेज दिखेगा, जिसमें उसको रिवाइव करने का श्रेय किसे जाएगा? शुंग वंश को जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण धर्म का उत्थान है वो कौन करता है? शुंग वंश, या पुष्यमित्र शुंग के अगुवाई में जो है शुंग के सारे शासक करते हैं। दे आल्सो प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज। और उन्होंने जो है जो वैष्णव धर्म है, जो हिंदुइज्म का जो एक कोर सेक्ट है, उसको उन्होंने प्रमोट किया। और संस्कृत लैंग्वेज को भी उन्होंने प्रमोशन किया, क्योंकि देखिए इससे पहले क्या था कि बौद्धिज्म और जैनिज्म था, तो उस टाइम जो है पाली और प्राकृत लैंग्वेज का जिस तरीके से प्रमोट किया जाता था वो तो आम मानस की, यानी कि आम जनता की लैंग्वेज थी। लेकिन जब
इन लोगों का जब टाइम आया, शुंग वंश का जब आया, तो इन्होंने किसे प्रमोट किया? संस्कृत लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट किया। इन शॉर्ट द शुंग रूल वाज अ ब्रिलियंट एंटिसिपेशन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ताज। तो ये कहा जा सकता है कि शुंग वंश जो है एक तरीके की शुरुआत थी गुप्त वंश के गोल्डन जो स्वर्णिम काल का ये प्रारंभिक रूप था कि आने वाले टाइम में एक मजबूत साम्राज्य बनेगा जब शुंग वंश खत्म हो जाएगा। तो फिर बाद में ऐसा होता भी है और गुप्त वंश जो है वो एक बड़ा साम्राज्य के तौर पे लोगों के सामने उभर के आता है। आगे हम लोग देखते हैं, अब हमारा आ गया है सतवाहन। ठीक है, सतवाहन का जैसे कि क्षेत्र अगर हम समझना चाहें, इन द डेक्कन से मतलब है इसका, लेकिन डेक्कन से भी मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश का खास करके जो पूर्वी उत्तरी इलाका है और महाराष्ट्र का जो है उत्तरी और पूर्वी इलाका है, इसको जब आप जो है जोड़ेंगे, एक साथ अनेक्स करेंगे, तो उसमें आपको सतवाहन वंश का छोटा सा साम्राज्य नजर आएगा। द सतवाहन्स एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंस रूल आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्य। मौर्य वंश का जब खात्मा हो जाता है तो दक्षिण भारत में एक नया वंश जो उभरता है उसका नाम सतवाहन है। देयर रूल लास्टेड 450 ईयर्स। तो 450 सालों का जो है इनका जो है शासन रहा है। दे वेर ऑल्सो नोन एज द आंध्राज, और इन्हें आंध्राज के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जैसे आंध्र प्रदेश है वो इन्हीं के नाम से प्रेरित है। द पुराना इंस्क्रिप्शन रिमेन्स इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ सतवाहन। तो ठीक है, तो जो ये पुराण हैं और कई इंस्क्रिप्शन है जो पुराने हैं, उनमें जो है जो सतवाहन का इतिहास है उसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। अमंग द इंस्क्रिप्शंस जो बहुत सारे जो लेख वगैरह मिले हैं, द नासिक एंड नानगाड़ इंस्क्रिप्शन जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नासिक और नानगाड़ जो है इंस्क्रिप्शन जो है, शिल्पलेख जो है, थ्रो मच लाइट ऑन द रीन ऑफ द गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि सबसे इमिनेंट जो है रूलर रहा है सातवाहन वंश का, उसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है इन दो रिमेन्स के माध्यम से। तो वो नासिक और नानगाड़ के जो इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, द कॉइन्स इश्यूड बाय सतवाहन्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द। तो क्या हुआ कि उस टाइम की जो आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जो सतवाहनों ने जो सिक्के जारी किए थे, उससे भी उस टाइम की जो है प्रॉस्पेरिटी और जो सोसाइटी हार्मनी थी उसको समझने का काफी अच्छा सोर्स प्रोवाइड कराते हैं ये सिक्के। तो जो फाउंडर ऑफ द सतवाहन थे, सतवाहन वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम क्या था? शिमुक था। ही वॉज सक्सीडेड बाय कृष्णा, और उसके जो फिर उत्तराधिकारी थे वो कृष्णा थे। वो एक्सटेंडेड किंगडम अप टू नासिक इन द वेस्ट। उन्होंने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया वो नासिक तक पश्चिम में कर लिया था। ठीक है, द थर्ड किंग वॉज श्री सातकर्णी। जो तीसरे सबसे महानतम शासकों में थे उनका नाम था श्री सातकर्णी। ही कंकर्ड वेस्टर्न मालवा एंड बरार। और जो दक्षिण में जो जगह थी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में जो जगह थी जिसको मालवा और बरार कहा जाता था, उस पर भी उन्होंने कब्जा किया। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस, और उन्होंने जो अश्वमेघ जो यज्ञ होता है या बलिदान जो होता है, ठीक है, उसको भी इन्होंने परफॉर्म किया। अश्वमेघ सैक्रिफाइस के बारे में यहाँ पे इम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? दरअसल ये क्या है, राजा का जो राजत्व वाला जो भाव होता है, यानी कि ये राजा कितना महान होगा, इन सारी जो रीति रिवाज थी, ये एक तरीके का रिचुअल्स था जो दिखाता था कि वो शासक जो है कितना पावरफुल है। ठीक है, ये अश्वमेध सैक्रिफाइस के बारे में ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वजह क्या थी इसको परफॉर्म करने की? द 17th किंग ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी वाज हाला। ठीक है, 17वें जो शासक रहे हैं उनका नाम क्या था? हाला। ही reigned फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और उन्होंने जो है 5 साल लगभग शासन किया। हाला बिकेम फेमस फॉर हिज बुक गता सप्तसती। ठीक है, ये उनकी किताब थी जिसे सप्तसई भी कहा जाता है। तो हाला की किताब का क्या नाम था? हाला की किताब का नाम था गठा सप्तसती, और इसे जो है मतलब कि और भी नाम से जाना जाता है जिसे नाम सतसई। इट्स कंसेंस 17 वर्सेज। इसमें जो है 700 से ज्यादा पैराग्राफ या वर्सेज थी, और जिसे किस लैंग्वेज में लिखा गया था? प्राकृत लैंग्वेज में। तो आप ये याद रखिएगा 17वें शासक जो थे जिनका नाम था हाला नाम था, और उन्होंने कौन सी वो किताब जिनके पास थी, वो किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था गठा सप्तसई या सत्तसई। ठीक है, सत्तसई, जिसमें कितने वर्सेस थे? 700 वर्सेस थे, और ये लिखी किस लैंग्वेज में गई थी? प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो कि एक लोकल लोगों की लैंग्वेज थी जो ज्यादा लोगों को अपील करती है। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी वाज गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का जो सबसे महानतम शासक था उसका नाम क्या था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ही रूल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 24 ईयर्स फ्रॉम 106 टू 130 AD। ठीक है, इन्होंने जो है 24 साल का इनका जो है कालक्रम रहा है, और ये कितना था? 106 से 130 तक इन्होंने जो है रूल किया। हिज अचीवमेंट्स वाज रिकॉर्डेड इन द नासिक इंस्क्रिप्शन बाय हिज मदर गौतमी
बालशरी। तो जो इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या है कि जो नासिक इंस्क्रिप्शन है जो कि बनवाया किसके द्वारा गया था, जो इनकी माता जी थी जिनका नाम था गौतमी बालाश्री नाम था, उन्होंने जो है उसको उसमें अचीवमेंट्स जो थे उसको उकेरवाए थे इस इंस्क्रिप्शन में। फिर आ जाता है कि गौतमी सातकर्णी कैप्चर्ड द वोल ऑफ डेक्कन, और उन्होंने जो पूरा जो दक्षिण का जो दक्कन है उसको उन्होंने पूरी तरीके से जीत लिया था और अपने जो है साम्राज्य का विस्तार किया था। हिज विक्ट्री ओवर नागपना द रूलर ऑफ मालवा वाज रिमार्केबल। उन्होंने जो मालवा का जो शासक था जिसका नाम था नागपन नाम था, उसको जो है इन्होंने रूल किया और उसको जीत लिया। ही पैट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म, और उन्होंने जो है ब्राह्मण को जो है ब्राह्मणिज्म जो होता है ना ब्राह्मणिज्म, उसको उन्होंने पैट्रोनाइज किया था, इम्ब्रेस किया अपने आप को। ही ऑल्सो गेव डोनेशन टू बुद्धिस्ट। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि एक तरीके का सहिष्णु शासक था, ठीक है, टॉलरेंट था, जिसने जो है बौद्धिज्म को भी प्रमोट किया, उसको भी जो है डोनेशन फंड किए, और ब्राह्मणिज्म को भी उन्होंने अच्छे तरीके से प्रमोट किए। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन वशिष्ठ पुत्र पुलमई, ठीक है, ये उनके पुत्र थे जिनका नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलमई। ही एक्सटेंडेड द सतवाहना पावर अप टू द माउथ ऑफ द कृष्णा रिवर, और इन्होंने जो है जो कृष्णा नदी के जो मुहावना है यहाँ तक सतवाहन साम्राज्य के क्षेत्र को विस्तार करने में मदद किया था। किसने किया था? वशिष्ठ पुत्र पुलमई ने किया था। और ये कौन था? ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। फिर उसके बाद आ जाता है कि ही एक्सटेंडेड द सातवाहन अवयव, ही इशूड कॉइन ऑन विच द इमेज ऑफ शिप्स वेयर इंस्क्रिप्टेड, ठीक है, इनकी नेवल पावर कितनी ज्यादा तगड़ी थी, इस चीज को जो है उसके जो सिक्के थे, वशिष्ठ पुत्र के जो सिक्के थे उसमें जो है जहाज वगैरह के जो है चित्र उकेरे गए थे। इस वजह से इनकी नेवल पावर भी जो है काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। मैरीटाइम ट्रेड्स जो सातवाहन थे, यानी कि इनके जो समुद्री मार्ग से जो व्यापार किए जाते थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट थे, उसको भी इसमें शो किया गया। द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द सातवाहना वाज यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है, जो आखिरी सबसे महानतम शासक था सातवाहन वंश का वो कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी था। देखिए 450 साल का जो शासन काल होता है वो काफी बड़ा होता है, ये करीब करीब जो है मुगल साम्राज्य के बराबर का ये पूरा जो है सातवाहन वंश का कालक्रम था, ठीक है। तो मैंने आपको जो है इसमें के जितने भी शासक वगैरह हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हम लोग जो है सातवाहन वंश की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आर्थिक दशा क्या थी उस टाइम, इसको समझते हैं। देयर वाज अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द सातवाहन रूल। तो सातवाहन रूल के टाइम जो है जो एग्रीकल्चर थी, ट्रेड था, ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लॉरिश हुआ था, बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हुआ था, डेवलप हुआ था। मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड गिल्ड्स टू इंक्रीज देयर एक्टिविटीज, और मर्चेंट ने क्या हुआ कि अपने अपने संघ बना लिए थे, ज्यादा जो है कंप्रिहेंसिवली जो है और कोऑर्डिनेशन के साथ जो है एक्टिविटीज को जो है परफॉर्म किया जाए, इसके लिए जो है उन्होंने गिल्ड्स का मतलब होता है यूनियन या संघ से मतलब होता है, उसको उन्होंने तैयार किया। द क्राफ्ट गिल्ड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट क्राफ्टमैन सच एज पॉटर्स, वीवर्स एंड ऑयल प्रेशर्स। तो देखिए पॉटर्स हैं जो ये कुम्हार वगैरह होते हैं, वीवर्स जो ऊन बुनने वाले हैं, ऑयल प्रेशर्स हैं जो तेल वगैरह का जो धंधा करने वाले हैं, इन लोगों ने भी अपने गिल्ड वगैरह तैयार कर लिए। सिल्वर कॉइन कॉल्ड्स कर्षपण, ठीक है, तो इस सिल्वर कॉइन्स जो है उस टाइम की बड़ी एक उपलब्धि थी, यानी चांदी के सिक्के जिन्हें कर्षपण कहा जाता, वे आर यूज्ड फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था चांदी के सिक्कों को, इन्हें कहा क्या जाता था? कर्षपनास कहा जाता था। द सातवाहना पीरियड आल्सो विटनेस ओवरसीज कमर्शियल एक्टिविटी, इन्होंने क्या किया कि ये जो कमर्शियल समुद्री मार्ग के द्वारा जो है व्यापारिक गतिविधियों में काफी बड़े स्तर पर देखने को मिला। तो टॉलमी एक राइटर है, मेंशन मैनी पोर्ट्स इन द डेक्कन, और उसने जो है दक्षिण भारत के जो है या दक्कन के कई बड़े बड़े जो पोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा किया है। द ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ द सातवाहना वाज कल्याणी ऑन द वेस्ट, और जो सबसे महानतम जो इसमें जो पोर्ट था उसका नाम क्या था? उसका नाम था कल्याणी, जो कि पश्चिम दक्कन में था, ठीक है। और गंधकशेला एंड गंजाम ऑन द ईस्ट कोस्ट वेयर द अदर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, और जो दो बड़े सी पोर्ट जो फेमस सी पोर्ट थे उनका नाम क्या था? गंधकशेला था और गंजाम, जो वर्तमान में भी जो गंजाम है वही जो है उस टाइम डेवलप हुआ था। ये सातवाहन वंश के टाइम की बात है। अब सातवाहन वंश का जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो सांस्कृतिक योगदान है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सातवाहनस पैट्रोनाइज बौद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। देखिए क्या है कि सातवाहन वंश के जो लोग थे वो लोग कंप्लीटली टॉलरेंट थे, सहिष्णु थे, उन्होंने जो है धर्म विभेद जो है उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बौद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म को सेम मेजरमेंट पे उन्होंने प्रमोट किया। द बिल्ड चैत्याज एंड विहार, उनके रहने के लिए और पूजा करने के लिए उन्होंने जो है चैत्य और विहार का जो है उन्होंने निर्माण किया। चैत्र और विहार में आपको बता चुका हूँ, आई होप कि आपको याद होगा इसका कॉन्सेप्ट, तो आप जो है इसका कॉन्सेप्ट मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हैं। दे ऑल्सो मेड ग्रैंड
लैंड्स ऑफ विलेजेस, उन्होंने जो है गाँव को दान दक्षिणा वगैरह भी दी। लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उन्होंने जो है ज़मीन वगैरह दी है जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे। वशिष्ठ पुत्र पुलमई रिपेयर्ड द ओल्ड अमरावती स्तूपा, जो अमरावती स्तूप है जिसमें संगमरमर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, तो अमरावती स्तूप का जो है उसने रेनोवेट किया और उसको जो है रिपेयर कराया। किसने कराया था? वशिष्ठ पुत्र पुलमई, जो कि पुत्र था किसका? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। देयर आर्किटेक्चर इन द नागरकोंडा वॉज ऑल्सो नोटेबल, उन्होंने जो है कई जो है आर्किटेक्चर स्थापत्य जो बनवाए, कहाँ पर बनवाए थे? नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में जो है वो काफ़ी नोटेबल है, वो बहुत ही स्मरणीय है। और ब्राह्मणिज्म वाज रिवाइव बाय द सतवाहना अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेध एंड राजसूय सैक्रिफाइस। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के माध्यम से जो है उन्होंने ब्राह्मणिज्म को भी रिवाइव किया सतवाहन वंश के शासकों ने। दे ऑल्सो पैटर्नाइज द प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उन्होंने जो प्राकृत लैंग्वेज थी, आम लोगों की जो बोलने वाली भाषा थी, उसके साहित्य और उसकी भाषा दोनों को जो उन्होंने पैटर्नाइज किया, उसको प्रमोट किया और उसमें जो है फंड वगैरह भी दिए। हालाज सत्सई इज एन एक्सलेंट पीस ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, और जैसा कि जो 17वें शासक थे सतवाहन वंश के, जिनका नाम क्या था? हाला था, उन्होंने जो है जो सत्सई किताब लिखी थी जिसमें 700 वर्सेस थी, ठीक है, वो जो है एक एक्सलेंट पीस मानी जाती है प्राकृत साहित्य में। प्राकृत साहित्य में जो है एक बहुत ही एमिनेंट पुस्तक मानी जाती है। तो जो है ये मैंने आपको पहला पार्ट कवर कर दिया। इसमें मैंने आपको शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा दिया, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा जिसमें हम फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया और जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं गंधारा वगैरह के, उसको जो है हम कवर करेंगे। तो आई होप आप जो है वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए और इससे जो है आपको काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा।